हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 15 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन जुलाई 11। ऑप्शन है हमारे पास वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड ओशियन डे या फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2024? विश्व युवा कौशल दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। आपको जानना चाहिए कि साल 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि हर साल 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा और 2024 में इस डे का थीम रहेगा यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। Who has been appointed as Nepal's Prime Minister for the third time? तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। आपको जानना चाहिए केपी शर्मा ओली या फिर खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं तीसरी बार और ये पुष्प कमल दहल प्रचंड इनको सक्सीड कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रचंड हैं ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार चुके हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। आपको जानना चाहिए जो प्रेसिडेंट हैं नेपाल के रामचंद्र पौडेल, इन्होंने केपी शर्मा ओली को प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिलाई है और ये कोलिशन गवर्नमेंट बनने वाली है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और नेपाली कांग्रेस के बीच में ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है। हु होस्ट एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024? एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 की मेजबानी कौन कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। आपको जानना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट जो इंडियन एयरफोर्स का दल है वो हाल ही में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस डार्विन ऑस्ट्रेलिया में पहुंच चुका है। यहाँ पर एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 होने वाली है, इसमें पार्टिसिपेट ये कर रही है। आपको बता दें जो एक्सरसाइज है 12 जुलाई 2024 से 2 अगस्त 2024 तक चलने वाली है। एक बाइनियल एक्सरसाइज है, यानी कि 2 साल में एक बार होती है। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, कई सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आपको बता दें इसका नाम कहाँ से आया ऐसा, तो देखिए यदि ऐसा कोई इवेंट हो कि एक लार्ज अनपॉपुलेटेड एरिया है और उस एरिया के ऊपर से रात में आप फ्लाई कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं पिच ब्लैक। आपको जानना चाहिए जो एडिशन है 43 साल में सबसे लार्जेस्ट एडिशन होने वाला है, क्योंकि 20 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, 140 एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एग्री फंड अनाउंस्ड बाय नाबार्ड? नाबार्ड द्वारा घोषित कृषि कोष का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, एग्री श्योर। आपको जानना चाहिए जो नाबार्ड है यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने एक एग्री श्योर नाम का फंड लॉन्च किया है। एग्री श्योर की फुल फॉर्म है एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस और इसका जो इनिशियल कॉर्पस है वो 750 करोड़ रुपए का है। और इस पूरे जो ये पूरी स्कीम है या जो ये पूरा फंड है इसको मैनेज कौन करेगा? नाबार्ड की जो सब्सिडरी है नेव वेंचर्स। आपको जानना चाहिए नाबार्ड और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ये दोनों ही 250 करोड़ रुपए का इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जो बाकी के 250 करोड़ हैं वो और इंस्टीट्यूशन से आ जाएंगे। इस फंड का मकसद क्या है? ठीक है, जो 85 एग्री स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करना जिनका इन्वेस्टमेंट साइज अप टू 25 करोड़ का है। द फंड विल प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर स्पेसिफिक, सेक्टर एग्नोस्टिक एंड डेट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एज वेल एज डायरेक्ट इक्विटी सपोर्ट टू स्टार्टअप्स। आपको जानना चाहिए नाबार्ड ने हाल ही में एग्रीश्योर ग्रीनथन 2024 भी अनाउंस की है। इसका मकसद है जो भी स्मार्ट एग्रीकल्चर होना, बजट है ना, टर्निंग एग्री वेस्ट इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, टैक्स सॉल्यूशंस मेकिंग रिजनेटिव एग्रीकल्चर रिम्यूनेटिव। तो ये सभी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं इनका समाधान करना।
Justice N. Koteshwar Singh would be the first judge from which state to be elevated to the Supreme Court. न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस राज्य से सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाले पहले न्यायाधीश होंगे? सही आंसर ऑप्शन बी मणिपुर है। आपको जानना चाहिए कि 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो है, जिनका नेतृत्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ करते हैं, इन्होंने 2 जस्टिसेस का जो है रिकमेंड किया है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए जाएं। आपको बता दें इनके नाम है जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और दूसरे हैं जस्टिस आर माधवन। तो जो जस्टिस सिंह है कोटेश्वर सिंह, ये फर्स्ट जज होंगे मणिपुर से जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किए गए हैं। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 8 हाई कोर्ट्स में भी चीफ जस्टिसेस की अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन की है, उसके बाद फिर सरकार इनको अप्रूव करती है। आपको बता दें पहले हैं जस्टिस मनमोहन, ये चीफ जस्टिस होंगे दिल्ली हाई कोर्ट के। जस्टिस MS रामचंद्र राव, ये चीफ जस्टिस होंगे झारखंड हाई कोर्ट के। जस्टिस राजीव सक्तेर, ये चीफ जस्टिस होंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया, ये चीफ जस्टिस होंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। जस्टिस नितिन जामदार, ये केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस KR श्रीराम, ये मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस तासी रावस्तन, ये मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। और जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट है, इनके चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस सुरेश कैट। बाकी आपको जानना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है, इसमें 5 मेंबर होते हैं। तो एक तो अपने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, और इनके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई, सूर्यकांत और ऋषिकेश रॉय। Which sports brand announced its partnership with the Indian Olympic Association for official footwear partner? किस स्पोर्ट्स ब्रांड ने आधिकारिक फुटवियर पार्टनर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा प्यूमा। आपको जानना चाहिए जो स्पोर्ट्स ब्रांड है प्यूमा इंडिया, इन्होंने पार्टनरशिप अनाउंस की है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ, और जो भी इंडियन कंटिजेंट जो भारतीय दल पेरिस ओलंपिक के लिए जा रहा है उनके ऑफिशियल फुटवियर पार्टनर ये बन गए हैं। इन्होंने एक कैंपेन भी लॉन्च किया है, सी द गेम लाइक वी डू। तो इसमें PV सिंधु और PR श्रीजेश, किशोर जिना, ये सभी फीचर कर रहे हैं। What is the Biodiversity Beyond National Jurisdiction BBNJ Agreement often referred to as? राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौते को अक्सर क्या कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए है हाई सीज। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में ये फैसला लिया है कि भारत जो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन एग्रीमेंट है इसको ज्वाइन करेगा, इसको साइन करेगा। तो आपको बता दें इससे क्या होगा, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसमें कि खास करके 14 लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, ये अचीव करने में मदद मिलेगी। आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं 17 वो प्रॉपर याद होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है और काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इनको छोड़ोगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी में पीछे हो। आपको जानना चाहिए जो ये बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन है BBNJ, इसे हाई सीज भी बोलते हैं। देखिए हर एक कंट्री का अपना एरिया होता है जुरिडिक्शन का कि वो कहाँ तक जो है अपने क्षेत्राधिकार में ला सकता है, लेकिन उससे परे का जो एरिया है जो किसी के अंडर नहीं आता, ठीक है, तो उससे संबंधित है ये एग्रीमेंट। तो वहाँ पर भी आप पीसफुल तरीके से नेविगेशन कर सकते हैं और सबमरीन केबल्स आप बिछा सकते हैं, पाइपलाइंस आप बिछा सकते हैं, ठीक है, बशर्ते किसी भी तरह की मैरीन जो बायोडाइवर्सिटी है वो अफेक्ट ना हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है भारत में वो इस एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन को देखेगी भारत में। आपको जानना चाहिए जो ये BBNJ एग्रीमेंट है या फिर हाई सीज ट्रीटी जो है ये किस तरह की इंटरनेशनल ट्रीटी है, जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज यानी कि एनक्लोज इसके अंतर्गत आती है। BBNJ एग्रीमेंट ये 3rd इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट है अनक्लोज के अंतर्गत। इससे पहले 1994 पार्ट 11 इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट जो है साइन हो चुका है इस अनक्लोज के तहत, और 1995 का UN फिश स्टॉक्स एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है। आपको जानना चाहिए जो ये अनक्लोज है इसको अडॉप्ट किया गया था 10 दिसंबर 1982 को, अस्तित्व में आए 16 नवंबर 1994 को, और इसी के तहत इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी को भी इस्टेब्लिश किया गया है जो कि जो ये बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन जो ओशन आता है उसे माइनिंग और बाकी की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। 160 से ज़्यादा कंट्रीज़ इस अनक्लोज को रेटिफाई कर चुकी है।
अच्छा, और जो ये BBNJ एग्रीमेंट है ये मार्च 2023 में जो है इसमें सहमति आई थी और देशों की, और उसके बाद फिर 2023 सितंबर में ये सिग्नेचर के लिए ओपन हो गया, यानी कि देशों के रेटिफाई करने से के लिए जो है शुरू हो गया। आपको बता दें ये इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, ठीक है। लीगली बाइंडिंग होनी चाहिए, जैसे PCS के एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पर इस तरह की टर्म्स के साथ काफ़ी खेला जाता है। तो लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है ये, और आपको बता दें ये तब लागू हो जाएगी जैसे ही 60th रेटिफिकेशन इसको मिल जाता है, यानी कि 60 दिन जैसे इसको रेटिफिकेशन करते हैं उसके 120 दिन बाद ये जो एग्रीमेंट है ये अस्तित्व में आ जाएगा, कमिंग टू फोर्स हो जाएगा। अब तक आपको बता दें 91 कंट्रीज़ ने इस एग्रीमेंट को साइन किया है और केवल 8 कंट्रीज़ ने इसको रेटिफाई किया है। Which two organizations have entered an MOU to work together for livelihood generation? आजीविका सृजन के लिए मिलकर काम करने हेतु किन दो संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है CSIR एंड MSSRF। आपको जानना चाहिए द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और MSA रिसर्च फाउंडेशन MSSRF, इन्होंने एक MOU साइन किया है जिसके तहत जो भी रूरल, ट्राइबल और फार्मिंग कम्युनिटीज़ हैं उनका जो लाइवलीहुड जनरेशन है, ठीक है, वो उनका प्रॉपर हो सके, बढ़ सके। जो ये MSSRF है ये एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है जिसे इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत रजिस्टर किया गया है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी वीमेन हैं और ट्राइबल और रूरल एरियाज़ हैं तो उनकी लाइवलीहुड के लिए ये कार्य करती है। What is the primary focus of the mutual recognition agreement signed between India and Taiwan? भारत और ताइवान के बीच पारस्परिक मान्यता समझौते का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। आपको जानना चाहिए एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए साइन किया गया है इंडिया और ताइवान के बीच में, और ये साइन किया गया 9th वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड मीटिंग विद ताइवान जो हुई है न्यू दिल्ली में भारत की। The implementation of the MRA between India and Taiwan is a landmark achievement as it is the first bilateral agreement for organic products। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स से संबंधित ये पहला बायलेटरल एग्रीमेंट है इंडिया और ताइवान के बीच में जो हुआ है। तो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिखने में थोड़े थके हुए लगते हैं पर एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस इसमें रहते हैं। Who launched the GRSC Accelerated Innovation Nurturing Scheme Gains 2024? GRSC Accelerated Innovation Nurturing Scheme Gains 2024 किसने लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा संजय सेठ। आपको जानना चाहिए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, इन्होंने GRSC Accelerated Innovation Nurturing Scheme यानी कि गेन्स 2024 लॉन्च की है और ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड संबंधित है, कोलकाता में इसको लॉन्च किया गया। आपको बता दें एक इनोवेटिव स्कीम है जो भी प्रॉब्लम्स जो शिपयार्ड फेस करते हैं, ठीक है, उसके सॉल्यूशन से संबंधित है और जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करने से संबंधित है। तो जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको इनक्रेज किया जाएगा कि जो शिप इंडस्ट्री है इससे संबंधित आप जो भी सॉल्यूशंस हैं उनके प्रोडक्ट्स आप बनाकर दीजिए। तो मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी के तहत इस स्कीम को शुरू किया गया है गेन्स 2024। In which city was the 132nd session of the Council of the International Maritime Organization held? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 132वां सत्र किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है लंदन। आपको जानना चाहिए हाल ही में काउंसिल ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का 132nd सेशन लंदन में आयोजित किया गया और भारत की ओर से जो दल गया है उसको रिप्रेजेंट किया है TK रामचंद्रन जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज में। आपको बता दें इस काउंसिल में भारत को उन कंट्रीज़ में रखा गया है जिनका लार्जेस्ट इंटरेस्ट है इंटरनेशनल सी बोर्न ट्रेड में। What is the name of the first mothership received by the Union Minister Sarbananda Sonowal at Vizhinjam, केरल? केरल के विजिंजम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा प्राप्त पहली मदरशिप का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा MV सैन फर्नांडो। आपको जानना चाहिए जो यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने हाल ही में फर्स्ट मदरशिप MV सैन फर्नांडो इसको रिसीव किया है और इसी के साथ जो इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है विजिंजम केरल, इसकी भी शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें जो शिप ऐसी कैपेसिटी है 9000 TEU
यू की। और ये इंडिया का जो फर्स्ट ऑटोमेटेड पोर्ट है विजिंगम केरल, ठीक है, यहाँ पर ये प्राप्त हुआ है, यहाँ पर ये पहुँचा है। आपको बता दें ये जो पोर्ट है विजिंगम, ये जो है एक ऑटोमेटेड पोर्ट है, काफ़ी लार्ज स्केल पर इसको जो है ऑटोमेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ताकि जो टर्न अराउंड टाइम है वेसल्स का, ठीक है, वो जल्दी हो सके, ऑफलोडिंग जल्दी हो सके। टर्न अराउंड टाइम मतलब कितने, कोई शिप चला है तो वो अपने गंतव्य पर पहुंचा और वहाँ से फिर वापस जहाँ से आया था वहाँ पहुँच गया, उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। तो जितनी जल्दी पहुँचेगा उतना अच्छा है पोर्ट के लिए, जितनी जल्दी ऑफलोडिंग होगी। आपको बता दें जो ये विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट है, इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेवलप किया जा रहा है केरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और अडानी ग्रुप के द्वारा। अच्छा, ये हमने देखा ना ऊपर TEU, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी जो वैसे एग्ज़ाम्स आ जाते हैं स्टेट के एग्ज़ाम्स, वहाँ पर पूछ लिए जाते हैं कि TEU किसकी यूनिट है। तो TEU का मतलब होता है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है। तो ये कार्गो की कैपेसिटी को डिनोट करता है। कोई कंटेनर है ना, तो 20 फुट लॉन्ग होता है, तो उसके हिसाब से उसकी यूनिट बनाई हुई है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। तो यहाँ पर लिखा है 9000 TEU, यानी कि 9000 जो 20 फुट कंटेनर है उनको ये होस्ट कर सकता है। Which states have taken the top spot in नीति आयोग्स SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24? नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2023-24 में किन राज्यों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, उत्तराखंड एंड केरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स में या फिर बैंक एग्जाम का जो भी होगा आपका मेंस एग्जामिनेशन, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक एक करके सब कुछ देखेंगे। कोशिश किया कीजिए जब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ ना, इसे यहीं की यहीं याद कर लीजिए। ऐसा नहीं कि इसके बाद आपको PDF मिलेगी फिर उसको आप देखोगे तब याद करोगे। साथ के साथ जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे उसको लर्न करते चलो। देखिए, नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 हाल ही में लॉन्च किया है और इसमें टॉप प्लेस जो प्राप्त हुआ है वो उत्तराखंड और केरल को हुआ है। आपको बता दें जो स्टेट्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन पर किस तरह से खरा उतरे हैं, उससे संबंधित ये इंडेक्स होता है। तो ये जो लेटेस्ट SDG इंडिया इंडेक्स ये जो लॉन्च किया गया है नीति आयोग द्वारा, ये 4th एडिशन है और 113 इंडिकेटर्स के बेसिस पर स्टेट की परफॉर्मेंस यहाँ पर आकी गई है। इंडिया का जो SDG स्कोर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्कोर है, ये 71 पॉइंट पहुँच गया 2023-24 में, जबकि 2020-21 में जब इससे पहले ये लॉन्च किया गया था इंडेक्स तब 66 पॉइंट था। और ये इम्प्रूवमेंट क्यों हुआ है? क्योंकि हमने पॉवर्टी रिडक्शन में इम्प्रूव किया है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बढ़ी है, क्लाइमेट एक्शन में हमने अच्छा कार्य किया है। आपको बता दें जो SDG इंडिया इंडेक्स है इसमें 16 गोल्स पर प्रोग्रेस स्टेट्स की इवेल्यूएट की जाती है 1 से 100 तक के स्केल पर। तो जिस स्टेट का स्कोर 100 के जितना पास होगा उतनी उम्दा परफॉर्मेंस उसकी रहेगी, ठीक है। और केरल और उत्तराखंड इनका जो स्कोर है 79 पॉइंट्स ईच है। सबसे लास्ट में बिहार आता है 57 पॉइंट्स के साथ, उससे ऊपर फिर झारखंड है 62 पॉइंट्स, उससे ऊपर नागालैंड है 63 पॉइंट्स। आपको बता दें अगर हम 2020-21 के स्कोर से यदि हम कंपेयर करें, इससे पहले ये 2020-21 में इंडेक्स जारी किया गया था, ठीक है। तो पंजाब, मणिपुर, वेस्ट बंगाल और असम इनमें हाईएस्ट इंक्रीज देखने को मिला इनका स्कोर में। तो 8 पॉइंट्स इनके स्कोर में बढ़ोतरी हुई है इन चारों ही राज्यों के में। यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें जो टॉप 5 परफॉर्मेंस है, ये चंडीगढ़ है, जम्मू एंड कश्मीर है, पुडुचेरी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है और दिल्ली है। 2018 से लेकर 2023-24 के बीच में जो फास्टेस्ट मूविंग स्टेट्स रहे हैं वो उत्तर प्रदेश रहे हैं, इसका स्कोर 25 बढ़ा है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर जिसका स्कोर 21 पॉइंट बढ़ा है। उत्तराखंड, सिक्किम, हरियाणा, असम, त्रिपुरा एंड पंजाब, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। आपको जानना चाहिए कि गोल 1 नो पॉवर्टी, गोल 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, गोल 13 क्लाइमेट एक्शन, सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट इन गोल्स में देखी गई है, इन 3 गोल्स में देखी गई है और इन्हें फ्रंट रनर कैटेगरी में रखा गया है। आपको बताएं इनमें से भी जो 13th गोल है क्लाइमेट एक्शन, इसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा गया है। आपको बता दें जो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ये इकलौता ऐसा गोल है जिसमें रिडक्शन देखने मिला है जिसके पॉइंट में, ठीक है। 2020-21 में 67 पॉइंट था और 2022-23 में 65 पॉइंट इसका हो चुका है। पहली बार जो ये SDG इंडिया इंडेक्स है 2018 में लॉन्च किया गया था। और आपको ये भी जानना चाहिए इस साल 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का स्कोर जो है 65 से 99 के बीच में रहा है, जबकि 2020-21 के एडिशन में केवल
स्टेट्स या यूटीज़ का रहा था। 10 नए स्टेट्स और यूटीज़ ऐसे हैं जो फ्रंट रनर कैटेगरी में आए हैं। नाम आप देख सकते हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। द 4-day इंटरनेशनल गीता महोत्सव हेल्ड इन विच कंट्री? कोलंबो, श्रीलंका। विच स्टेट अनाउंस विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम फॉर इंश्योरिंग फेयर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम? Assam. Who has been appointed as the managing director and chief executive officer of Sony Pictures Networks India? Gaurav Banerjee. Who has recently released a book on Hamid titled मेरे पापा परमवीर and another book titled भारत का मुसलमान? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, चीफ मोहन भागवत। The Geographical Indications of Goods Registration and Protection Act was enacted in India in the year 1999 and it came into effect in 2003. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन्हें आपको अभी ट्राई करना है कमेंट बॉक्स में। द कोहिना डैम इज इन विच स्टेट? विच ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम कोर्ट्स इज क्ले? देखिए 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल होते हैं एक साल में, उनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम क्ले पर खेला जाता है ये आपको बताना है। विच सिटी इज सेट टू होस्ट द नेक्स्ट ओलंपिक्स इन 2028? Jasmine Aldrin will represent India in the upcoming Paris Olympics in which category? When did the Charter of the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation come into effect? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहती है। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और आपको बता दें इसमें अब हम जो करंट अफेयर्स फंडा ऐप है हमारी, इसमें फ्री क्विज़ भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और यदि आप हमारा ये 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज़ और प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज़ को अटैम्प्ट किया, तो यकीन माने आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।